हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार। हार को हमेशा एक सीढ़ी समझो, हार को हमेशा एक सीढ़ी समझो, यह तुम्हें जीत के और करीब ले जाती है। यानी एक सीढ़ी ऐसी है, हार एक सीढ़ी है जो आपको जीत के करीब लेती चली जाती है। जितनी बार आप हारेंगे आप ज्यादा अनुभवी होंगे और धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि आप उस सीढ़ी पर चढ़कर ही आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे मेरे भाई। हम लोग आज सभा को शुरू करने के लिए आए हैं, यानी जो हमारी सभा है वह किससे शुरू होगी? तो क्लास 10th के हिंदी का चैप्टर नंबर 1 है, यानी आपके हिंदी का नाम है गोधुली। गोधुली ना है जी, भाग 2 है। इसका पहला चैप्टर नंबर है भाई, उसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यानी हमारे चैप्टर का क्या नाम है मेरे भाई? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके राइटर प्यारे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कल हम लोग एक वीडियो दिए थे, इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा किए थे कि भाई भीमराव अंबेडकर को अंबेडकर क्यों नाम पड़ा था। तो हमने बताया था उनका गुरु थे कृष्ण केशव अंबेडकर। उन्होंने अपना टाइटल दिया और उन्होंने कहा कि हमारे टाइटल से लिखिए, और नाम रखा गया भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में हुआ था। बाद में ये वहाँ से चल करके अपने पौराणिक घर जो थी महाराष्ट्र के रत्नागिरी, वहीं आकर के रहने लगे थे और वहीं से उन्होंने प्राथमिक शिक्षा पाई। बाद में बड़ौदा महाराज के सहयोग से अमेरिका के बाद फिर से इंग्लैंड गए और वहां से बहुत बड़े विद्वान बनकर के वापस भारत में लौटे। भारत की राजनीति में सक्रिय भाग लिए, वकालत किए, और उसके बाद जब हमारा देश का संविधान बन रहा था तो संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में, प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में ये चुने गए। यानी संविधान बनाने का काम किन्होंने किया है? भीमराव अंबेडकर। अब कहिएगा भाई संविधान सभा के अध्यक्ष तो हम सुनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नहीं, अस्थाई नहीं, वो तो अस्थाई सदस्य थे, अध्यक्ष ही थे। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उसमें कई समितियां थी, झंडा समिति थी और समितियां थी। तो उनमें प्रारूप समिति यानी संविधान जो लिखने का काम था वो कर रहे थे कौन? भीमराव अंबेडकर। इनके 2 सहयोगी थे। ठीक है, और कौन कौन थे विशेष अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो है, आप वहां जाकर के देखिए। सबसे पॉपुलर वीडियो है, उसी में लिखा गया है कि संविधान के बारे में विस्तार से। ठीक है, आप देखेंगे। चलिए आज पढ़ेंगे हम लोग इसके अभ्यास प्रश्नोत्तरी, यानी कि पाठ में जो प्रश्न है उन्हीं प्रश्नों को हम लोग देखेंगे एक एक करके, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। बस ध्यान से सुनिए, सब कुछ समझ में आएगा। नींद आ रही है क्या? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सुनते हैं। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? देखिए लेखक यानी भीमराव अंबेडकर जी इस पाठ के माध्यम से किस विडंबना की बात करते हैं? तो लिखेंगे इस पाठ में भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि हमारे देश में अभी भी जातिवाद को मानने वाले लोग हैं। ये हमारी सबसे बड़ी विडंबना है। हमारे लिए दुख की बात क्या है? तो दुख की बात है कि दुनिया इतनी विकसित हो गई भाई, ज्ञान विज्ञान इतना बढ़ गया है, लेकिन फिर भी भारत में यानी हमारे देशों में अभी भी लोग जातिवाद को मानते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी दुख की बात है। ठीक है, और फिर कहते हैं कि विडंबना का स्वरूप क्या है? तब विडंबना का स्वरूप है कि जाति के आधार पर काम का बंटवारा कर दिया गया है। ये उसका स्वरूप है। किसी को दिक्कत? विडंबना का स्वरूप क्या है? जाति के साथ साथ क्या हुआ है? श्रम का भी बंटवारा हुआ है। ये उसका स्वरूप है। कोई दिक्कत? फिर से समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहा कि लेखक की सबसे बड़ी विडंबना क्या है? विडंबना का मतलब दुख की बात क्या है? तो लिखेंगे उपयुक्त पंक्ति, श्रम विभाजन जाति प्रथा कहानी शीर्षक से लिया गया या निबंध से लिया गया।
निबंध से लिया गया है। इसके लेखक भीमराव अंबेडकर कहना चाहते हैं कि दुनिया इतनी विकसित हो गई, लोग ज्ञान विज्ञान में आगे बढ़ गए हैं, फिर भी हमारे देश में जातिवाद के मानने वाले लोग हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी दुख की बात। और ये दुख का सबसे बड़ा स्वाभाविक रूप क्या है कि जाति के आधार पर श्रम का बंटवारा हुआ है। ये हमारा स्वाभाविक रूप है। किसी भाई को दिक्कत? चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक चीज बताना हम भूल गए, हमारे एक स्टूडेंट्स आज बिहार पुलिस में अपनी डिग्री हासिल कर ली है, उसका मेरिट बन गया है। अब कुछ दिनों में वर्दी के साथ हमारे सामने आएगी, तो फिर आप लोगों को मिलवाएंगे। और खुशी है कि याद रखेंगे हमारे एक स्टूडेंट जिसको हमने पिछले साल पढ़ाया था, रिजल्ट लेकर के आई है। मुझे बहुत खुशी है। आप लोग भी इसी तरह से किसी न किसी में निकालते रहिए और हमारे सामने आइए, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलते हैं फिर विशेष आगे मिलेंगे। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? देखिए, जातिवाद के जो पोषक लोग हैं वो अपने पक्ष में क्या तर्क देते हैं, तो लिखेंगे जातिवाद के जो पोषक हैं अपने पक्ष में तर्क देते हैं कि समाज में यानी सभ्य समाज के लिए जातिवाद होना जरूरी है। अगर जातिवाद नहीं होगी तो श्रम का बंटवारा नहीं होगा, और श्रम का बंटवारा नहीं होगा तो फिर न्यूनतम काम कौन करेगा? यानी सभ्य समाज में जो न्यूनतम काम है उसको काम करने के लिए न्यूनतम जाति का होना जरूरी है। ठीक है, अब ऐसी बातें नहीं है, जो कहानी जब लिखी गई थी, ये जब उन्होंने लिखा था किताब, तब की बातें चल रही है। उस समय समाज एकदम छुआछूत से भरा हुआ था। खास करके जो चमार जाति होते थे या न्यूनतम जाति होते थे, उनका घर ना पूरे गांव मोहल्ले से अलग होता था, एक अलग उनका बस्ती होती थी, और वो लोग गांव में आ नहीं सकते थे। मोहल्ले में अगर आएंगे तो पैर में घंटी बंधी होती थी, या आगे एक पेट पर एक ढोलक रखते थे और पीटते आते थे कि भाई हम शूद्र हैं, आप लोग साइड हो जाइए, है ना। तो लोग साइड हो जाते थे, उनको देखना पसंद नहीं करते थे। ऐसी स्थिति में वो लोग जीते थे। ठीक है, लेकिन अब ऐसी बातें नहीं है। चलिए, जो भी है, तो जातिवाद के पोषक अपने पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो जातिवाद अपने पक्ष में तर्क देते हैं कि सभ्य समाज के लिए जातिवाद होना जरूरी है। अगर जातिवाद नहीं होगा तो श्रम का बंटवारा नहीं होगा, और जब श्रम का बंटवारा नहीं होगा तो फिर समाज के जो न्यूनतम काम हैं वो कौन करेगा? इसलिए जातिवाद होना जरूरी है। ये बात कौन कह रहे हैं? जो जातिवाद के मानने वाले पोषक लोग हैं वो कह रहे हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक के प्रमुख आपत्तियां क्या है? तो जातिवाद के पक्ष में जब उन्होंने तर्क सुना काका से, तो उनको क्या आपत्ति हुई लेखक साहब को, यानी भीमराव को क्या आपत्ति हुई? तो लिखेंगे जातिवाद की तर्क से भीमराव अंबेडकर को आपत्ति होती है कि जातिवाद तो ठीक है, लेकिन जाति के आधार पर आपने जो काम का बंटवारा कर दिया है ये क्या है? गलत है। कि अमुक काम फलान जाति करेगा, ये ही गलत है। ठीक है, जाति हम राम है, वो मोची मतलब धोबी है, वो नाई है, वो मेस्तर है, वो डोम है, चलो कोई बात नहीं है तो है, लेकिन हम भी सब काम कर सकते हैं, ये हमें अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन नहीं, तुम डोम हो तो तुम सूपे डगरा बनाओगे, तुम मोची हो तो जूते का काम करोगे, केवल उसके अलावा दूसरा काम तुम नहीं कर सकते। ये आपत्तियां उनकी थी, यानी ये गलत है। तो क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क से भीमराव अंबेडकर को आपत्ति है, और वो कहते हैं कि जातिवाद ठीक है, आपके मायने से कुछ अर्थ में ठीक है, लेकिन जाति के आधार पर आपने जो श्रम का बंटवारा किया है ये क्या है? गलत है। उन्होंने और तर्क दिया है, कहा कि अगर जातिवाद अच्छी व्यवस्था है तो फिर अन्य देशों में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट नंबर। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा कहानी नहीं है जो आप किस्सा से याद रखिएगा क्या, तो इसीलिए आपको पूरा समझना होगा, थोड़ा सा पेशेंस होकर के ध्यान से सुनिए।
जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? देखिए, कह रहा है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। तो भारत में श्रम के आधार पर जाति नहीं है, जाति के आधार पर श्रम का बंटवारा है। क्या लिखेंगे? भारत में श्रम के आधार पर जाति नहीं, जाति के आधार पर श्रम है। यानी आप बढ़ई का काम करते हैं, लेकिन अगर आप मोची हैं तो आप बढ़ई नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आप लकड़ी का काम करते हैं ना, लेकिन आप जाति के क्या हैं? मोची हैं, तो आप बढ़ई नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर आप बढ़ई जाति में जन्म लिए हैं तो आपको लकड़ी का काम करना है, आप दूसरा काम नहीं कर सकते, वेद नहीं पढ़ा सकते हैं। आप तेली हैं तो आपका जो पैतृक काम है तेल बेचना, वही कर सकते हैं। आप अगर धोबी हैं, आपका पैतृक काम है कपड़ा धोना, तो आप वही कर सकते हैं। हमारे यहाँ ये सिस्टम है। ये क्या है? इसीलिए कहा गया है कि भारतीय समाज में श्रम विभाजन जो है, यानी हमारे समाज में जो काम का बंटवारा है वह स्वाभाविक नहीं है, माने सही नहीं है। किसी को दिक्कत? फिर समझते हैं। लिखेंगे इस तरह का क्वेश्चन जब आवे, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं है, तो लिखेंगे हमारे देश में जो श्रम का बंटवारा है वो जाति के आधार पर है, ना कि जाति के आधार पर श्रम का, जाति के आधार पर श्रम का बंटवारा है। आप जिस जाति में हैं उसका जो पैतृक काम है आपको करना है, नहीं, या आप जो श्रम कर रहे हैं उसके आधार पर आप जाति नहीं हो सकती है। इसलिए हमारे यहाँ श्रम विभाजन स्वाभाविक रूप नहीं है, यानी सही रूप नहीं है। काम का बंटवारा सही रूप। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? तो लिखेंगे जाति प्रथा हमारे भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जातिवाद के कारण हम जिस जाति में जन्म लेते हैं हमें उसी काम को करना पड़ता है। अब उस काम में हम पारंगत हैं या नहीं है, वो काम करने में हमको मन लगता है या नहीं लगता है। अगर नहीं लगता है तो बेमन करेंगे, बेमन करेंगे तब बेरोजगारी होगी, लाभ हमको ज्यादा नहीं मिलेगी। यानी कहने का अर्थ है कि जो बेरोजगारी है इसका मेन कारण क्या है? जाति प्रथा। हमारे भीमराव अंबेडकर क्या मान रहे हैं कि भारत में बेरोजगारी का सबसे प्रमुख कारण है जाति प्रथा। जाति हमारे यहाँ है, हम जिस जाति में जन्म लिए हैं हमें वही काम करना पड़ता है। वो काम में ज्यादा लाभ हो नहीं हो, काम चले नहीं चले, फिर भी मजबूरन हमें वह काम करना पड़ता है। परिणाम होती है कि हम क्या है? बेरोजगार हैं। एक उदाहरण तौर पर लीजिए कि मान लीजिए अपने यहाँ की जो मोची हैं, मोची जाति, उसका क्या काम है भाई मेरे? मूल रूप से मरे हुए मवेशियों को उठाना, जूता चप्पल बैग बनाना। कोई दिक्कत? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब गौर करके देखिए, जितनी मोची हैं, क्या सबको मवेशी के उठाने से और जूता चप्पल बनाने से क्या पेट भर सकता है? नहीं भरेगा सब लोगों को। तो क्या होंगे? बेरोजगार होंगे, क्योंकि वही काम करना है। तो सबसे कम काम मिलेगा उनको, महीने का 2, 3, 4, 5 दिन, 10 दिन काम मिलेगा। सब दिन तो काम नहीं मिलेगा, तो फिर वो क्या है? बेरोजगार बैठे हुए हैं। बाकी 20 दिन तो बेरोजगार बैठे हुए हैं। यही बेरोजगारी का मेन कारण क्या था? हमारी जाति प्रथा। तो आप लिखेंगे कैसे? तो लिखेंगे उपयुक्त प्रश्न से। हमारे लेखक भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि हमारे देश में जो बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है वो जाति प्रथा है। जाति के कारण काम का बंटवारा है, और हम जिस जाति में हैं उस जाति का जो पैतृक काम है उस काम में हमें लाभ मिले या ना मिले, फिर काम मिले या ना मिले, फिर भी हमें करना पड़ता है, उसी काम को करना पड़ता है, बाकी हम दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमारा देश में बेरोजगारी इतना बढ़ रहा है। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न की सबसे बड़ी समस्या किसे मानते हैं, क्यों? तो लिखेंगे लेखक साहब भीमराव अंबेडकर आज के उद्योग में, यानी आज के समय में गरीबी और उत्पीड़न का सबसे बड़ी कारण जाति प्रथा को मानते हैं।
आप चलिए शहर में, कोई काम में चलिए, आपसे पूछा जाता है जाति। जैसे जाति बताएंगे तो आपको न्यूनतम कामों में लगाया जाएगा। परिणाम, आप उस काम में पारंगत हो नहीं हो, उस काम में आपको मन लगे या ना लगे, बेमन से करेंगे। और जब ये बेमन से करेंगे तो काम जल्दी जल्दी होगा नहीं, आपको लाभ मिलेगा नहीं। परिणाम, आप गरीब हो जाएंगे। क्या? जैसे मान लीजिए हमको पढ़ने पढ़ाने में बहुत मन लगता है। एक बच्चे ने हमसे पूछा कि सर आप कब तक पढ़ाइएगा? तो हमने बोल दिया भाई कि जब तक सांसें चलेगी तब तक पढ़ाएंगे। क्या समझ में आई बातें? यानी अब हमको लगता है कि हमारी लाइफ शायद इसी में बीत जाएगी, अब हम छोड़ने वाले इसको नहीं है। चलिए जो भी है, यानी कहने का अर्थ है कि इसमें हमको मन लग गया है। अब आप हमको उठा करके आप दूसरे काम में ले चलिए, हमरा में उसमें मन लगता नहीं है, क्या होगा बताइए आप ही? तो हम बेमन से करेंगे। काम करना है लेकिन करेंगे नहीं, काम करना है लेकिन धीरे धीरे अपना जैसे तैसे करेंगे, तो उससे हमें ज्यादा लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें इंटरेस्ट लगा हुआ है तो खूब मन से काम करेंगे, और मन से काम करेंगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा, तो ज्यादा आमदनी होगी। और जिसमें हमको मन ही नहीं लगेगा तो वो काम हम कर भी नहीं करेंगे अच्छा से, तो हमको लाभ मिलेगा? वही कहानी यहाँ कह रहे हैं। तो लेखक साहब कह रहे हैं कि आज के उद्योग में गरीबी उत्पीड़न का सबसे बड़ी कारण क्या है? जाति प्रथा। और जाति प्रथा के कारण हमें अपने पैतृक काम को करना पड़ता है, उसमें हमको मन लगे ना लगे, पारंगत हो ना हो, फिर भी करते हैं, जिसके कारण हमें अधिक लाभ की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि हाँ वहां हम जो काम करते हैं वो बेमन से करते हैं। ठीक है? जैसे मान लीजिए आप जैसे बच्चे लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, तो पढ़ने से पहले जो माता पिता हैं उनको ये पूछना चाहिए कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। क्या वो बच्चा बतावे कि हम ये पढ़ना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में जाना चाहे, कोई जरूरी नहीं है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को संगीत में मन लगता है, गाना गाने में उसको अच्छा लगता है, अच्छा गाता है, चलो उसको संगीत क्षेत्र में ही ले जाइए, वो उसी में अच्छा कमाएगा, अच्छा नाम करेगा। किसी को डांस करने में अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको डांस वाला में ले चलिए, वो उसी क्षेत्र में नाम कमाएगा। किसी को खेलने में मन लगता है तो खेल क्षेत्र में उसको ले जाइए। क्या खेल रहा है? कबड्डी खेल रहा है, भाला फेंक है, दौड़ है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, किस क्षेत्र में उसको मन लग रहा है उसी क्षेत्र में उसको ले जाइए, और जिसमें वो पारंगत है उसी में वो अच्छा नाम कमाएगा। समझ में आई बातें? क्योंकि उसको उसमें मन लगा हुआ है, वो करेगा। अगर आप मान लीजिए वो चाहता है फुटबॉल खेलना, लेकिन आप चाहते हैं कि डॉक्टर बनाना, कितनों कोशिश कर लीजिएगा वो कभी आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है? जैसे आपने सुना होगा हमारे यहाँ एक थी कल्पना चावला, बचपन से उसको फ्लाइट में बड़ा आनंद मिलता था, उड़ना उड़ाना उसे बहुत मन लगता था। तो उनके पिताजी चाहते थे कि इसको डॉक्टर बनाएं, लेकिन बाद में अपने पिता से जिद करके वह पंजाब वहाँ हरियाणा में उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में नाम लिखाई, जहाँ पर से उन्होंने फिर से टेक्निकल क्षेत्र में गई थी। तो कहने का मतलब यह है कि वो जिस क्षेत्र में जाना चाहती है उसमें जाना दीजिए, तभी वो नाम कर पाएगी, बाकी तो फिर बेमन हो जाएगा। क्या हो? चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 क्या कहता है? लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं के जाति प्रथा को एक हानिक प्रथा के रूप में दिखाया है? तो लेखक ने जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा के लिए इसलिए बताया है, जाति प्रथा ठीक ठाक है, कोई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि जाति के आधार पर आपने जो श्रम का बंटवारा कर दिया, यह सबसे हानिकारक प्रथा है। जाति प्रथा से उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं थी, ज्यादा दिक्कत थी जाति के आधार पर जो आपने कर्म बताया है, काम कर दिया, यह गड़बड़ है। तो सबसे हानिकारक प्रथा कौन? जाति के आधार पर श्रम का विभाजन। किसी भाई को दिक्कत? अगर आपसे पूछे कि लेखक के अनुसार सबसे प्रमुख पहली जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा क्यों कहा गया, इसलिए क्योंकि जाति से उन्हें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं था, जाति से उन्हें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं था कि चलो भाई हमको आप डोम मानते हैं, डोमे मानो, उससे हमको क्या। लेकिन आपने ये कह दिया कि डोम का बच्चा कभी स्कूल नहीं जाएगा, आपने ये कह दिया कि चमार का बच्चा कभी वेद नहीं पढ़ेगा, ये गलत है भाई, ये बात को हम नहीं मानते हैं, ये हानिकारक प्रथा है। ठीक है? यानी जाति के आधार पर जो आपने श्रम का बंटवारा किया, ये हानिकारक है।
नेक्स्ट नंबर और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, चलते हैं। लेखक साहब कहते हैं कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो कहते हैं कि देखिए, आप देश में लोकतंत्र कह दिए, किताबों में लिख दिए, अच्छा एक बात बताएंगे, संविधान किसे कहते हैं? नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे। जिस पर पूरा देश चलता है, ये क्या होता है? कानून की किताब को संविधान कहते हैं। दरअसल अगर आपसे कोई पूछ दिया कि संविधान किसे कहते हैं, तो कानून की किताब। अच्छा, कानून में आपने लिख दिया कि लोकतंत्र, भाई किताबों में लिख दिया, हो गया लोकतंत्र? ना 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 ना, हमारे भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि सच्चे अर्थ में अगर देश में लोकतंत्र चाहते हैं तो आपसी भाईचारा होनी चाहिए, आपस में मेल जोल होनी चाहिए, और अमीर गरीब जाति पाति सब भूल भाल करके हम लोगों को एक दूसरे के सहयोग करेंगे, नहीं हमारा संबंध दूध पानी की तरह हो, तब सच्चे अर्थ में क्या बनेंगे हम लोग? लोकतंत्र। दूध पानी का मतलब क्या समझे? कि आप चाहे जाति कोई हो, श्रम आप चाहे जो करते हो, लेकिन हम लोग इस तरह से घुल मिल जाएंगे कि आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें दूध है कि पानी है कि नहीं? मिलने पर पता नहीं चले तब। जानते हैं एक बार कहानी क्या हुआ? एक रिलेशन में हम गए थे, एक लड़की पक्ष से हम लोग गए थे लड़का के यहाँ। लड़का के पिताजी 4 भाई थे, सब अलग अलग था, चारों का बंटवारा था। लेकिन जब हम वहां गए ना, तो हमको ये नहीं पता चला, 4 घंटे 5 घंटे रहने के बाद भी ये पता नहीं चला कि लड़का का ओरिजिनल बाप कौन है। यानी कहने का अर्थ है कि सब ऐसे काम कर रहा था कि लग रहा था कि ओकरे घरे का काम है, वो अपना काम है। एक मवेशी था, तो देखे एक भाई आया, एक रख दिया, भूसा उसा कटा हुआ था, चारा उरा एक उठा के रख दिया। फिर किसी कोई काम में चला गया, दूसरा भाई आया तो दूसरा रख दिया। हमरा कंफ्यूज हो गए कि भाई या तो सब साथे है या सब अलग अलग है, तो फिर एक ही मवेशी को सब काहे खिलाया भाई? काफी होने के बाद हम लोग गए थे वहां, तो 11 बजे पहुंच गए थे। शाम को 10-11 बजे रात में लौटे थे वहां से। ये लंबी प्रोसेस हुआ था, यानी कि वो फलदान का था। अंत में पूछना पड़ा हमको, भाई कि आप लोग अलग अलग हैं कि सब साथे हैं? तो बोला सब हम लोग अलग अलग हैं। तब बोले भाई तो हमको पता ही नहीं चलता है। नहीं, ये मेल जोल है, प्रेम भाव है, जिसके कारण उसका काम वो कर देता है, उसका काम वो कर देता है। अलग अलग हैं, घर का अपना अपना काम आमदनी है, सब अलग अलग करता है, लेकिन हम लोग सब मिलजुल करके रहते हैं। ये नहीं हमको पता चला कि लड़का का पिता कौन है, खर्चा कौन कर रहा है, सब लगा कि सब मतलब अपने हैं। यानी कहने का अर्थ है कि इस तरह से मेल जोल, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मेल जोल। कि आपको ये नहीं एहसास हुआ कि ये क्या है, कोई अंतर हो सकता था। भीमराव अम्बेडकर कहते कि ऐसे ही मेल जोल होना चाहिए, तो अब सच्चे अर्थ में हम लोग लोकतंत्र होंगे। तो कहने का अर्थ है कि सच्चे अर्थ में लोकतंत्र की स्थापना के लिए भीमराव अम्बेडकर क्या कहते हैं कि हमारे देश में आपस में क्या होना चाहिए? मेल जोल होनी चाहिए, भाईचारा होनी चाहिए, एक दूसरे में सहयोग की भावना होनी चाहिए, तब सच्चे अर्थ में लोकतंत्र। हाँ, संबंध हमारा कैसा होना चाहिए? दूध पानी की तरह। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, याद रखना। तो आज के लिए इतनी रहने देते, क्वेश्चन इतनी ही 8 क्वेश्चन है। आशा और उम्मीद है अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो सभी क्वेश्चन आपके दिलो और दिमाग में उतर गया होगा। बाकी नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। हाँ, विशेष पढ़ते रहिए मन लगा करके, परीक्षा आप अभी रिजल्ट लाइए, आप भी कोई नौकरी में चलिए, हमें बहुत खुशी होगी। नौकरी आपको लगेगी, खुशी हमें मिलेगी, क्योंकि आपसे हमें दिलों का रिश्ता है। ठीक है, चलते हैं।